अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हमारे गुफ्तगू का मौजू जो है, बल्कि एक नहीं दो हैं और दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात होगी। एक तो आपके सामने बिजली का बहरान जो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और आगे गर्मी ज्यादा होगी तो हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। आपने देखा कि लाहौर में, फैसलाबाद में मुजाहरे हुए, तोड़फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया। एक फ्रस्ट्रेशन है जो आम निकाल रही है हुकूमत की जानिब से। ठीक है, सरचार्ज की वापसी की बात की गई और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो एडिशनल एक पर यूनिट प्राइस में इजाफा है उसको फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया गया। लेकिन आज ये भी खबर आती है कि शायद एक आध दिन में पेट्रोल 8 रुपए, डीजल 5 रुपए और दीगर भी इसी तरीके से हमारी जो दीगर यूटिलिटीज हैं वो भी उनकी भी कीमत बढ़ाई जाएगी। तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट फिर आते आते जब फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो बिजली के ऊपर भी उसका फर्क आ जाएगा। लेकिन लेट्स सी होगा क्या, क्या प्लान है, क्या आगे फ्यूचर आउटलुक होगी इसकी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स एन एब्सोल्यूट प्रॉब्लम जो कि सड़कों पे हमें नजर आ रही है। किस तरीके से ये आग फैलेगी बाकी शहरों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इसमें भी इजाफा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जानते हैं कराची में कुछ कारकुनों की हलाकत हुई, एमक्यूएम के लोगों को मारा गया, वहां पर 2 भाइयों को कत्ल किया गया और उसके बाद पूरे शहर में आग फैल गई। 40-45 गाड़ियों को आग लगा दी गई, अमलाक को आग लगा दी गई, लोगों के कारोबार बंद, पेट्रोल पंप बंद और नाना करते तकरीबन कुछ लोगों का ख्याल, बल्कि हमारी कैमरे से बात होने 20 अफराद हलाक हुए। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 13 अफराद की हलाकत की इत्तला मौसूल हुई। लेकिन आज फिर एएनपी के कारकुन को मारा गया। जैनुल आबिदीन नामी उस शख्स को जो कि वार्ड इंचार्ज, जैसे कि एमपीएम का सेक्टर इंचार्ज होता है, ये वार्ड इंचार्ज थे, इन पे फायरिंग की गई। इनके साथ इनके एक साथी थे, उनको शदीद जख्मी किया गया और इनको मार दिया गया। फसादात दोबारा फूट पड़े। अगर मैं इलाकों के नाम लूं, पटेल पाड़ा, रसपेला, सदर के इलाके, मेट्रोवील, नीपा, चौरंगी, इन तमाम इलाकों में फायरिंग के वाकयात दोबारा शुरू हो गए। कुछ इलाकों में रेंजर्स की नफरी भेज दी गई। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक जैम, केओस, कारोबारी मराकज को बंद किया जा रहा है। दोबारा से पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन को बंद किया जा रहा है क्योंकि लग रहा है कि मसला फिर आज रात और गर्म हो जाएगा। ये थी अब तक की कराची की सूरत हाल। अब ये इंपॉर्टेंट ये कि कराची की फिर से बदअमनी के पीछे क्या है। एमक्यूएम की कायद की भी उस पर बात सुनी, पुरअमन रहने की बात की गई शाहिद सैयद साहब की जानिब से भी कि इसके पीछे साजिशें हैं, जो भी कुछ भी है। रहमान मलिक साहब के बकौल 35 अफराद को गिरफ्तार किया गया कल तक जो कि शरपसंद नासिर थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इसमें तालिबान का एलिमेंट भी गालिबन शामिल है। लेकिन ये हो क्या रहा है, इस पूरी बहस पे बात करेंगे। मैं मेहमानों का क्विकली आपसे तारुफ कराऊं जी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब गुल मोहम्मद खान जाकरानी साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाकरानी साहब का ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब मियां जावेद लतीफ साहब, शेखुपुरा सिटी से मेंबर है नेशनल असेंबली के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियां साहब का ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब। और थोड़ी देर में नाज़रीन में ज्वाइन करेंगे सेनेटर मीर हासिल खान बजेंजो जो कि बीएनपी के रहनुमा है। थोड़ी देर में हिल भी ज्वाइनिंग अस और उनकी भी मैं चाहूंगा राय लू। लेकिन फिलहाल इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बशीर जान साहब जो कि रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बशीर जान साहब, कराची की सूरत हाल, उस दिन एमक्यूएम के लोग मरे तो सिलसिला आपके सामने हुआ। 40-45 गाड़ियों को आग लगा दी गई, दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हुए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। ये आज का वाकया किस रुख में जा रहा है सर? देखें जी, कराची का आज का वाकया जो है ये कोई अलग वाकया नहीं है, बल्कि ये एक हफ्ते से कराची में जारी तसलसल से जो वाकयात हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले कराची में महाजर सूबा लिबरेशन आर्मी के नाम से कराची के तमाम दरो दीवारों पर ऐसे इलाकों में जहां पर आम आदमी का जाना वो मुश्किल है, बैरियर लगे हुए हैं, उन गलियों में भी महाजर सूबा तहरीक की जो है चेकिंग की गई और सिंधी वजीरों को, मिनिस्टरों को, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, उनको धमकी अमेज खतूत भी दिए गए कि आप कराची को खाली करो और सिंध में चले जाओ, इसलिए कि कराची एक अलग सूबा है। ये वही तसलसल है कि आफाक अहमद कराची से हैदराबाद एक शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे और उनके काफिले पे 4 दिन पहले फायरिंग हुई, एक पुलिस की शहादत हुई। दूसरी रात को आलमी मुशायरे पे हमले का ड्रामा रचाया गया और आवामी नेशनल पार्टी के एक कारकुन को शहीद किया गया। और कल सुबह जो है एक घर में एक आदमी जाता है जिसका नाम भी मालूम है, जिसकी कौमियत भी मालूम है, सब कुछ मालूम है और उसके नाम एफआईआर भी कटी है। घर में घुसकर उसने फायरिंग करके किसी को हलाक किया। इसकी वाकया की तहकीकात होनी चाहिए कि एक बंदा इतने पेश में आया कि वो किसी के घर में घुसता है, क्या ये कोई सियासी कत्ल है या कोई और मामला है। सुनने में ये भी आया है कि ये बंदा जो है, ये जो सेक्टर इंचार्ज वगैरह जो भी था,
इसकी 4 दिन पहले अफाक अहमद से एक मुलाकात भी हुई थी, उसे कत्ल किया गया और फिर उसी का हाल बनाकर कराची में यौम शोक का ऐलान करके पूरा दिन कराची में खाक और खून और आग की होली खेली गई। और जब उस पर इक्तिफा नहीं हुआ तो आज रात चलते हुए अवामी नेशनल पार्टी के 2 कारकुनों पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग की गई, जिसमें से एक शहीद और दूसरे शदीद जख्मी हुआ। ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये वही है कि अपने उनके जो मकासद है, जो मजमूम मकासद है पसे पर्दा, उसकी तकमील के लिए अपने बड़े कोलिशन पार्टनर को ब्लैकमेल करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अवामी नेशनल पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि हम उनके इन हरबों में नहीं आएंगे और हम हर हालत में उनका मुकाबला करेंगे। किसी सूरत में भी हम सिंध में कोई सिंध तोड़ने की तहरीक को जो है कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने शहीद कारकुन के उसके लिए इसाले सवाब के लिए कल कराची में यौम शोक और कुरान खानी का भी फैसला किया। मीटिंग में हम भी कल यौम शोक मनाएंगे, पुरअमन यौम शोक होगा। और बात सारी है बशीर जान साहब की पुरअमन। देखें जी, कोई बंदा अपना बिल्कुल राय रखता है, कोई भी सोच रखता है, उसको हक है कि वो बात करे, एहतजाज करे, लेकिन ये जो गाड़ियों को आग लगा दे, आप जो आपकी बात से मुझे समझ आई बात, आप ये समझते क्योंकि उस सेक्टर इंचार्ज की मुलाकात हुई आफाक अहमद से, तो लिहाजा ये एमक्यूएम ने उसको मरवा दिया, मैं जो समझाऊं आपकी बात। और इसका ये तो समझने की बात है। देखो कराची में एक मसला है, देखिए आप ये नोट कर ले कि कराची में झगड़े जो होते हैं, कराची में फसादात जो होते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। कभी कभी ये झगड़ा पुख्तून और महाजरों के माबेन होता है, एमक्यूएम एनपी के माबेन होता है, कभी ये एमक्यूएम सुन्नी तहरीक के माबेन होता है, कभी ये एमक्यूएम और हकीकी के माबेन होता है, कभी ये एमक्यूएम बलोचों के माबेन होता है, कभी ये एमक्यूएम होती है। मेरे कहने का मकसद ये कि एक फरीक तो एमक्यूएम लाजमी होता है। जब भी कोई कराची में फसादात हो तो एक तरफ तो वो खड़े होते हैं। लिहाजा ये बात कोई वईद नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कराची की बदअमनी की सबसे बड़ा वजह यही है कि एक पार्टी जो है वो कराची में किसी को बर्दाश्त नहीं कर रही है और वो हमेशा जो है कराची पे अपने तसल्लुत की बात करती है, अपनी 80% मैंडेट की बात करती है। जब से हमने इलेक्शन की जो लिस्टें हैं वो कंप्यूटराइज कराई है और पाकिस्तान की तमाम पार्टियों का मुतालबा है कि एक कंप्यूटराइज इलेक्शन कराए, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो अब बात अलेजगी की होने लगी और पसे पर्दा महाजर। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। वालों से आज तो मेरे पास कोई मौजूद नहीं है, मेरे प्रोग्राम का मैंने सब्जेक्ट कुछ और सोचा था, लेकिन जब ये हालात 6 बजे के बाद बन गए तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट पे भी जरूर बात करूंगा। एमक्यूएम के जो भी हजरात मेरे पास आते हैं, एमएनएस हों, उनके नुमाइंदे हों, उनका कहना है कि जी उनके साथ ज्यादती होती है और एएनपी की जानिब से होती है। और अब तो खुल्लम खुल्ला पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी मिलकर के, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट उनको पंप करती है और आपस में करके हमारे लोगों को मारा जाता है। आप नहीं समझते कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है? यहाँ पे अभी कोई है नहीं उनका नुमाइंदा कि मैं आपकी बात से जवाब दूं। ज्यादती तो मेरी समझ में नहीं आता है। हमें तो अपने पीपल पार्टी वाले भाइयों से गिला रहता है कि वो हर वक्त उनकी ब्लैकमेलिंग, देखो सेनेट में भी उन्होंने ज्यादा हिस्सा मांगा, वो हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं और जब भी जो है उनके किसी मुतालबे पे थोड़ी सी भी शशोपंच की जाती है तो वो हुकूमत छोड़ने की धमकी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भुट्टी के खिलाफ जब बलूचिस्तान में कुछ हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। भुट्टी साहब शहीद हो गए, जन्नत में भी पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभी तक जो है हुकूमत नहीं छोड़ी गई। पेट्रोल डीजल जब 70 रुपए में पहुंचा तो हुकूमत छोड़ दी गई कि जी अवाम के साथ जुल्म है, लेकिन इस वक्त 100 रुपए तक पहुंची है लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ी गई। तो हम अपने बड़े दोस्तों से भी यही दरखास्त करेंगे कि मजीद ब्लैकमेलिंग में न आए और कराची के अवाम के मफाद में और इस मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले करें। और ब्लैकमेलर होता है, किसी वक्त भी वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसके आगे टांग रखी जाए। बहरहाल तमाम सूरत हाल के बावजूद मेरी अवामी नेशनल पार्टी सिंध के तमाम वर्करों से को हिदायत और अवाम से अपील है कि हर हालत में हम कराची को पुरअमन रखेंगे और पुरअमन माहौल है। ये जो अपील आप कर रहे हैं इसके ऊपर अब बात यह कि अमल भी हो ना, ये जुबानी कलामी तो हो जाएगा। अभी देखिए ना, लोगों की गाड़ियां, बेगुनाह लोगों के जनाब गाड़ियों को आग लगा दी, अमलाक बंद, पेट्रोल पंपों को आग, सीएनजी स्टेशन बंद हो रहे हैं, लोग डरे हुए, खौफ। ये 4 जमातों का ड्रामा और जिंदगी 2 करोड़ अवाम की अजाब में, मतलब ये कहां की इंसानियत है? मुझे समझ ये नहीं आती। देखिए, जब तक आप इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि कराची को पुरअमन होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मौजूद है। अगर पुलिस से नहीं होता है काम, रेंजर से नहीं होता है, कॉल तो आप लोग कहते हैं कि जिस तरह के सवात में ऑपरेशन हुआ है कराची में भी किया जाए। एनीवे जी, जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा एट द सेम टाइम अपने प्रोड्यूसर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली टेक समबडी फ्रॉम एमक्यूएम भी लें ताकि बात बैलेंस आउट हो। और मैं चाहूं कि उन जो इल्जाम आते हैं उन पर भी बात हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो हमारे मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद है, मैं चाहूंगा कि बशीर जान की इसी बात पर आगे तबसरा उनसे सुनाएं।
वेलकम बैक। जाखड़ी साहब, आपने पूरी बात सुनी जनाब बशीर जान साहब की। अब आप क्या समझते हैं सर? वो कहते हैं बड़ी पार्टी जो है वो उसको ब्लैकमेल करना चाहती है, एमक्यूएम। उनका कॉल ये था कि उनसे वो अपनी मर्जी की चीजें मनवाना चाहती है, वजारतों का कोई चक्कर आगे लेना देना, जो इनडायरेक्ट उन्होंने बात की। और आप लोग ब्लैकमेल होते हैं या चीजें, क्या वजह है सर? हालात एंड में फिर स्क्वायर टू। देखिए, वो बशीर जान साहब की बात मैंने सुनी। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये काफी अरसा दराज से लेकर इसमें कराची में ऐसे हालात पैदा होते हैं जो जिसमें इनोसेंट जो लोग हैं वो उसके शिकार होते हैं। जैसे कल हुआ, गाड़ियां जली या जो लोगों को मुश्किलातों को फेस करना पड़ा। अभी उन लोगों का बेचारों का कोई कसूर नहीं है। एक आदमी हलाकत हुई है या जो भी लोग मर रहे हैं वो काबिल अफसोस बात है, जो इनोसेंट लोग मर रहे हैं, लेकिन इसका ये हल नहीं है। जो भी पार्टियां हैं, हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, एएनपी भी हमारी कोलिशन है में साथ है और एमक्यूएम भी हमारे साथ है। हम उनको भी ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो वाकयात होते हैं उनमें अगर हम उनके सोग मनाने की या वो एहतजाज करने का ऐलान करते हैं तो कम से कम इसमें भी हमें नजर रखना चाहिए। जो भी पार्टियां हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, एएनपी हो, अगर शोक मनाना है तो वो पुरअमन तरीके का भी वो अरेंजमेंट करें ताकि किसी का मैं गुजारिश कर रहा हूँ उसमें जो किसी बेगुनाह आदमी का जानी नुकसान न हो, गाड़ियां नहीं जलें। और उसके गाड़ियां जलने के अलावा जब रोड ब्लॉक होते हैं उसमें बीमार लोग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरत भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो उनको परेशानियां करनी पड़ती हैं। तो ये अपनी जगह पे एक उसमें है कि इसमें सियासी जो लीडरशिप है इनको बैठने की जरूरत है, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। माजी में हमने बहुत कुछ गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं और बहुत नुकसान उठाया है। कम से कम हम उस तरफ नहीं देखना चाहिए और इस सिस्टम को उसने इतने मारे हैं, हम इतने मारेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने पार्टी का भी ये जो टारगेट किलिंग्स वगैरह हुए हैं, मैं कहता हूं हमारे अपने इस दौर में भी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 300 से ज्यादा जो वर्कर हैं वो बेचारे शहीद हुए हैं मुख्तलिफ उसमें। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं किया कि भाई हम सोग मनाने का ऐलान करें, फिर जलाव घिराव करें और उसके अलावा लोगों के हम ये नहीं कहते, हम पुष्पनाई करते हैं। टारगेट किलर्स को आप लोगों की थापी आप लोगों ने हाथ रखा हुआ है। सिंध में पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है और थ्रू एएनपी एमक्यूएम के बंदे मरवा रही है, वो लोग ये कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एएनपी भी देखिए हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, एमक्यूएम वाले भी हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलिशन पार्टनर हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें और खुसूसन जिसमें एएनपी भी साथ है, इधर भी साथ है, एमक्यूएम भी साथ है और उसके अलावा मुस्लिम क्यू भी साथ है। वजह से हमारी ये कोशिश होगी सिंध में भी जो है, तो सिंध में भी सिंध के तरक्की के लिए, सिंध के अमन के लिए भी हमें सबको मिलजुल कर वो उनको बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी एएनपी के हो या एएनपी, मैं आपको गुजारिश करूं, देखो सिंध वो सरजमीन है जो हजारों बरसों से एक अमन का गहवारा रहा है। मोहनजोदड़ो की तहजीब जो 5000 साल पुरानी है, उसमें जब उसकी खुदाई की गई, उसमें ये तहजीब जिसपे हम पूरा पाकिस्तान फख्र करता है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना वो हमें प्राउड है उस पर, लेकिन उसमें से कोई भी हमें वेपन्स नहीं मिला, कोई तोप नहीं मिला, कोई गन नहीं मिला, पुरअमन लोग थे। इसी तरीके से कराची जो शहर थी वो पाकिस्तान बनने से पहले कोई 3.5 लाख 4 लाख आदमशुमारी पे मुश्तमिल शहर था और वो रोशनियों का शहर कहा जाता था। और वहां के जो रास्ते थे वो बाकायदा उनको रोजाना सुबह 4 बजे 5 बजे सर्फ से उनके रोड और रास्ते साफ किए जाते थे। इतना क्लीन शहर था। लेकिन मुल्क बनने के बाद एक तो बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई, लेकिन वो एक माइग्रेशन एक तो हालात के मुताबिक हुई, उसके बाद एक कंस्पिरेसी के तहत ब्रह्मी, बिहारी, बंगाली, अफगानी, यूनानी और पूरे दुनिया का गंद बला जो है ना वो यहां आ गया। तो अभी 2 करोड़ के करीब पॉपुलेशन। कहना था कि 1950 के बाद जो आया वो पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है जी, ऑन द फ्लोर उन्होंने ऐसे मौके पर ऐसे बयान देने, मतलब थोड़ा सा तो उनको कहना चाहिए कि भाई वो बात ये है कि ये जो माइग्रेशन गलत तरीके से कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो,
हर एक जो भी फिर कुर्बानियां दी इन लोगों ने, उर्दू स्पीकिंग से ही जो भी है वो तो आए, जब देखे न मर आए, करके अपना हम उनकी सब बात छोड़ा है उधर। वो जब आए तो हमने देना तो गले लगाया जो आए। मैं कहता हूं ये जो दरवाजा खोला गया हर चले मैं इस टॉपिक पे वापस आता हूं। उसी वजह से मियां साहब कराची से- की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है इस वजह से खराब हुई। मियां साहब एक चीज, सूबे की बात होती है, बिल्कुल सूबों के लोग फेवर में है, लेकिन लासानी बुनियादों पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर यस, जिस पर मियां साहब का भी मौकफ है, इन लोगों का भी अपना मौकफ है। हजारा की तहरीक अपने अलग चल रही है, इधर सदर्न पंजाब, फिर वो बाकी सिलसिलों में हम नहीं जाएंगे। अभी एक बशीर जान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हमने कहा जनाब कि सुबह है कराची की बात हो रही है, चॉकिंग्स होती है, बोर्ड लगती है, जो कि एमक्यूएम ने टोटल डिनाई किया था, मैंने जब भी उनसे पूछा, लेकिन आप ही के कुछ लोग जिनमें मैं नाम लेकर के कुछ अरसे के बाद एक नई चीज स्टार्ट होगी जो कि कुछ सुबह कराची, बिल्कुल कराची को साइड पे कर लें, और ये चीजें अब ये जो बात निशानदेही कर रहे हैं, ये किस चीज की आपको इंडिकेशन लगती है, और ओवरऑल सिचुएशन पे भी जरूर फरमाइएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि कराची को अगर इस तनाजर से लिया जाए कि वो एक सूबा सिंध का बड़ा शहर है, सूबा सिंध का बड़ा शहर नहीं है, वो पाकिस्तान का बड़ा शहर है, और तमाम सूबों से वहां जाके लोग बसे हैं, वहां जाके लेबर करते हैं, वहां जाके इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, तमाम के राब्ते तल्लक रिश्ते कराची से हैं, तमाम सूबों के। मैं बड़ी खुली आज बात करता हूं, मेरे भाई हैं, मैं बतौर पार्टी के उनके तौर पे बात ये नहीं करने लगा, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ये बात कहने लगा हूं। कराची में कोई भी जमात ऐसी नहीं कि वहां अगर वो सियासी अपना कोई ऑफिस खोले, कोई सियासी मूवमेंट में वो जलसा जुलूस करे, वो मसला ना हो। कराची में जो भी जमातें इस वक्त काम कर रही हैं वो तमाम उनके मसल्ला विंग हैं, तब वो काम कर रही हैं, अदरवाइज वो काम कर ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी ने अगर वहां मसल्ला अपना विंग बनाया तो उसके अपना पार्टी परचम लेकर फिरने लगे, अदरवाइज कोई जमात बगैर मसल्ला विंग के वहां जा ही नहीं सकती। आज आलम यह है कि कोई ये कहे कि जनाब हमारे सेक्टर इंचार्ज को मार दिया गया, दूसरे को ये कर दिया गया, उसके जवाब में हमने 50 मार दिए, तीसरे ने कहा कि उसने तो 50 मारे थे, मैं ये फिगर जो है वो सार तक ना लेके जाऊं तो मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा? को फरोग दिया जा रहा है मियां साहब, कहीं पे उर्दू स्पीकिंग कार्ड देख के मारा जाता है, कहीं पर जनाब आप देखें तो जहां पश्तो बंदा उसको देख के मारा जाता है, उतार उतार के गोली मारी जाती है। मौका दे दें, मैं गुजारिश करता हूं। सर अगर इजाजत है एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं चाहता हूं तसल्ली से आप इस पर रोशनी डालिएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी मियां साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, जो कराची के हालात हैं ये बाय डिजाइन हो रहा है, और कराची के उस वक्त ही हालात खराब किए जाते हैं जो उनका एक बड़ा एजेंडा है, जो उनका अपना जो लिया हुआ उन्होंने प्रोग्राम है किसी से। मैं आज दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो ये है कि बड़ी माजरत से मेरे भाई हैं, इनसे ऊपर कुछ चीजें हैं जो तय हैं, और उस बड़े जो डिजाइन किया हुआ एजेंडा है उसमें देखें बलूचिस्तान में के जो आज के हालात हैं, अमेरिका में कांग्रेस में जब उनकी करारदाद पेश हो रही होती है, सेम टाइम अंदरून सिंध में सिंधु देश लिबरेशन वाले जो हैं वो 24 मकामात पर आपके रेलवे ट्रैक उखाड़ रहे होते हैं। आप इधर सराइकी बेल्ट में आप कह रहे होते हैं, आपके वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हम इसको अलग सूबा बनाएंगे। कहीं वो हजारा बेल्ट की बात की जा रही होती है, कहीं पोठोहार सूबा की बात की जा रही होती है। अगर ये नए सूबे बनाने से अगर मसले का हल निकल सकता है, अगर कराची में अमन कायम हो सकता है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, तो भले कल बनाते आज आप बना दें। लेकिन आलम यह है कि जो कराची के जो हालात हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ये जो हजारा में इनका कोई चक्कर नहीं था, सराइकी सूबे की इनको कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये कराची को अलग सूबा बनाने की एक मनसूबाबंदी का हिस्सा है कि दूसरी जगहों पर से आवाज उठाई जाए, और आखिर पे
इस आवाज को बुलंद किया जाए जो पहले दिन उन्होंने आवाज आप लगाई थी। एमक्यूएम चाहती है जो कि वो इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। कोई डिनाई समझते कि ये बनाने की देखो जी, मैं अर्ज कर दूं, 4 साल इन्होंने कौम के जाया किए हैं, 4 साल इन्होंने तबाही की है कराची की। आज अगर ये उनसे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, तो अगर ये अदारों में जो टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, अगर आज ये मेरिट पे काम कर रहे होते तो आज इनको उनसे ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं थी। पार्लियामान में जितनी जमातें होती वो इनके साथ खड़ी होती और पहले साल इनके साथ खड़ी रही हैं। उस वक्त उन्होंने ब्लैकमेल नहीं किया। आज वो कभी वो सेनेट पे इनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी किसी और इशू पे इनको ब्लैकमेल करते हैं। और मैं ये बात कह दूं मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि कराची का अमन अगर कायम करना है तो इन लोगों को गैर मुसल्ला करना होगा। ये सेक्टर, ये लोग एरिया, एक आप मखसूस इलाके में आप ऑपरेशन करते हैं, पूरे कराची में आप क्यों नहीं करते? आप ये क्या बात हुई कि एक इलाके में तो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां के जो जमात है उसको गैर मुसल्ला कर रहे हैं और जो दूसरे हैं उनको खुली छुट्टी दे रहे हैं। एक कल का एक जो वाकया, कल कितने लोगों की जानें गई हैं, ठीक है अमला को नुकसान पहुंचा, शायद उसकी तलाफी शायद मुमकिन हो, लेकिन जिसकी जान चली गई है क्या उसकी तलाफी मुमकिन है? हम गरीब आदमी मारे जा रहे हैं सर। कल एक ही कमाने वाला होगा शायद वो रिक्शा वाला, उसके रिक्शे को भी 22 साल का एक नौजवान था, कल मुस्लिम लीग नून से उसका तल्लुक था, 22 साल का बेचारा नौजवान था। अपना उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी, वो बेचारे का थोड़ा सा शटर जो है वो ओपन था, इसी वजह से, इसी गुनाह से उसको गोली मार दी गई कि आपका शटर क्यों ऊपर है। जब हमने स्ट्राइक की कॉल दी है तो शटर क्यों ऊपर वालों ने मारा? देखें जी, यही कॉल थी, किनकी कॉल थी? और आज मैं बिल्कुल ये कहूंगा, खुदा के लिए होश के नाखून लें, जिस तरफ हम जा रहे हैं और जो आलमी फोर्सेस का एजेंडा है उसको अगर कोई कराची का मुसल्ला ग्रोह पूरा फुलफिल कर रहा है तो आज के हमारे जो वक्त के हुक्मरान हैं वो भी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो मुजरम होंगे तो ये भी इनको कोई बरी ज़मानी ठहराएगा। अंदर का जो अंदर की प्रॉब्लम है उसको फिर एक्सप्लॉइट कोई क्यों ना करे? जिन मुल्कों के एजेंडे हैं, जो भी चाहते हैं पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बुरी नजर से देखते हैं या तकसीम करना चाहते हैं, उनको मौका। आज पार्लियामान में आप बहस कर रहे हैं नेटो की सप्लाई, सर इस पे ना जाए सर, इसका फैसला हुआ है, वो एक लंबी स्टोरी है। आपके सामने किस मौके पे किस खराब कर रहे हैं, किस तरह, किस वजह से कर रहे हैं? इशू पे दोबारा आते हैं। नेटो तो एक बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि अभी एक अलग बहस हो जाएगी वो। सर आप लोग नहीं समझते कि एमक्यूएम हो, एएनपी हो, आप लोग की बड़ी जमात है जो कि बेसिकली सिंध और कराची की मैं बात कर रहा हूं, कि मसलों को सेटल डाउन करें। ये सियासी बुनियादों पर आम बच्चों को, माओं के बच्चों को मारा जाता है, सियासी सिर्फ अपना एक असर रसूख दिखाने के लिए। आप समझते हैं ये जायज है सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी कर रहा है वो काबिल मजम्मत है। और मैं समझता हूं अगर कोई पॉलिटिकल कोई गेन करने के हवाले से ये करना चाहता है तो आज हालात तब्दील हैं, वो पॉलिटिकली गेन नहीं करेगा, वो पॉलिटिकली लूज करेगा। लोग इस अमल को सही नहीं समझते। कोई वाले कहते हैं जी मसूर बसान साहब छोड़ देते हैं बंदे, उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में अपना इनके साथ मुलाकात होती है वसान साहब के, और उससे पहले वो मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने कहा जी हमने 500 बंदों के नाम दिए, उनको क्यों नहीं हाथ डाला? शेरशाह का उन्होंने मिसाल दी, और मिसाल दी होम मिनिस्टर ने या उधर जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज ने काफी लोग पकड़े हैं। अभी मैंने मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपको गवाह देते इतने 35 बंदों के नाम लिए, लेकिन जब वो भी काफी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और काफी जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से मेरे भाई ने, मियां साहब ने ये बात की है कि वहां कोई एक इलाका नहीं है, पूरे कराची में जरूरत है। पहली बात यह, मैं भी इस बात पे हूं कि कराची को असला से पाक करने की जरूरत है। उसमें बहुत बड़ा, उसमें सब सियासी पार्टियों को इस पे अपना ज़हन और दिल दिमाग के साथ फैसला करना होगा। किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, पीपल्स पार्टी से हो, एनपीएम से हो, लोगों के स्टेक से किधर खाली कराएंगे? मेरी एक सुन, इसका जवाब भी मैं साथ ही से ले लूं। गवर्नमेंट की रेट कहां है कि कोई कौन है जो इनको लिस्ट दे जी 500 बंदे ये पकड़ ले, जो मेरे मुखालिफ है मैं उसकी लिस्ट दे दूं। ऐसे नहीं है, किसी को ऐसे नहीं कि कोई अपने को छोड़ते हैं दूसरे को नहीं। मैं कहता हूं इसमें बैठने की जरूरत है, सब बैठकर इसका ऐड करना है कि जिस भी पार्टी के अंदर, मैं कहता हूं सब पार्टियों में कुछ ऐसे लोग भी घुस जाते हैं
जो अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए उस पार्टी के झंडे को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर से ताल्लुक रखते हैं या जो ऐसे किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनको वो वॉलंटियरली अपने पार्टी के सफों से निकाल जो बात करें सर, कहा यह जाता है कि ये उल्टा है, जो बंदे ये काम करें भत्ता बिल्कुल लिया जाता है, डंके की चोट पे लिया जाता है, बदमाशी से लिया जाता है, जो ना दे उसको मार दिया जाता है। वो इसके पीछे सर सियासी जमातों की थापी। तो मैं वही बात कर रहा हूं, मुमकिन नहीं है। रेडी वाला वो भी 500 रुपए देता है। अगर किसी भी इलाके में किसी भी पार्टी जहां पे कुछ करना ऑपरेशन की इब्तिदा होती है, तो वहां लोग चीखना चलाना शुरू करते हैं कि यहां इनोसेंट लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं किसी भी इलाके में सब बदमाश नहीं है, सब टेररिस्ट नहीं है। उधर ज्यादा जो लोग हैं, जो ज्यादा अक्सर जो होती है, वहां कारोबारी लोग हैं, अपने धंधे वाले लोग हैं, चंद जो अनसर हैं जो जिसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सब पार्टियों को अपना ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसमें आप एक पार्टी से किसी को आप नाम लेंगे, वो कहते हैं सब कुछ वो कर रहा है, XYZ, दूसरा कहेंगे वो कर, मैं नहीं हूं। लेकिन इसमें नेक नीति से शहर के अमन के लिए से उसको सबको इसमें अपना नीयत साफ करना होगा। और रहा सवाल सूबे की, जो भाई ने की मियां साहब ने, तो सूबे जो बनते हैं उनका ऐसे नहीं बनते किसी के कहने पे सूबा बन जाएगा। सर किसी दुनिया की तारीख में मुझे बताएं कि बगैर खून गिराए देखें अमन के माहौल ये हालात हुए जब सूबे मांगने हो। मुझे एक मुल्क की मिसाल देते सर आप। हम कहते हैं इंडिया कहते हैं सूबे, ईरान कहते हैं, तुर्की कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं। सर क्या ये हालात? मैं तो बात कर रहा हूँ जिसमें बाहर बदला बच्चों को स्कूल में सुनने काइंडली। तो मैं क्या कहूँ, सिंध जो है कराची से कश्मीर तक उनकी जो सरहद है वो सिंध की सरजमीन है, और कराची सिंध के गादी का शहर है। किसी भी माई का लाल उसको कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकता। वो कहते हैं सूबा कराची को भी आपके सामने कहता हम आंखें फोड़ देंगे, उनके हाथ वाले वो कहते हैं वाले नहीं कहते, नहीं कभी भी नहीं कहता। अगर मैं कहता हूँ एमक्यूएम को कभी भी नहीं कहा कि कराची को हम अलग करेंगे। इल्ताफ हुसैन साहब का अभी भी जो कराची में, मैं नहीं कह रहा की बात कर रहे हैं, नहीं चॉकिंग हुई नहीं है। मैं कहता हूँ सुबह सिंध को अवाम जो वो मर नहीं गए, वो अपनी धरती मां की हिफाजत करना जानते हैं। अभी जो लोग अब सिंधी और उर्दू स्पीकिंग का भी फटा शुरू हो गया। नहीं, जो उर्दू बोलने वाले वो भी हमको सिंधी मानते हैं, वो सिंध का नमक खाते हैं। पश्तो बोलने वाले वो भी सिंधी हैं, जो सिंध की खिदमत करते हैं, आए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। एक सरजमीन जो है वो किसी हमने हाथ से नहीं बनाया है, वो नेचुरल कंट्रीज है। हजारों बरसों से ये जो अकाइयां पाकिस्तान में शामिल है, ये खूबसूरती जो इस मुल्क की है, ये जो मुस्लिम अक्सर रियासतें थी, उन्होंने सबने मिलकर जो करारदाद पाकिस्तान है, जो मीनार उसमें लाहौर में आज भी तहरीर है जो उसमें थी, उसमें ये सारे अकाइयों ने मिलकर सर बड़ी क्या सोचा था कायदे आपने कर दिया? नहीं कायदे आज़म ने ये सोचा था ना, ये देखो पहले ये सोचा था सर। नहीं ये जो मैं कहता हूँ, ये जो अकाइयां हैं इनको तोड़ने की बात कायदे आज़म नहीं किया था। सब जो भी मुस्लिम अक्सर शामिल हुई, उनके जो अपने तारीखी, उनकी जबान, उनकी सकाफत, उनकी कल्चर, उनकी तहजीब, उनकी आमदनी, उनके वो जो उनके हुकूक देने की बात थी। और इसी वजह से 1943 में पहले सिंध असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास की। सर मुस्लिम वेलफेयर स्टेट का सोचते थे, मुस्लिम नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ। अभी उसकी सराइकी का मामला अलग है सिंध से। सराइकियों की अपनी जबान है, उनकी अपनी सकाफत है, उनकी अपनी तहजीब है, उनकी अपनी तमद्दुन है। एक ब्रेक लेता हूं, नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेता हूं सर क्विकली, इसके ऊपर हम आखिरी वो पिन पॉइंट करेंगे, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू रह जाएगी बात कि वो बिजली का है जनाब के अब क्या होगा आगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि बिजली के इशू पे भी जरूर बात करें। वेलकम बैक जी। टाइगर साहब, अगर हम एक चीज के ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि मैं चाहूंगा आखिरी सेगमेंट हम दो क्विकली सब्जेक्ट पे बात कर लें। एक तो ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि वो एक अगर एक जरगा का कॉन्सेप्ट बनाया जाए और उसमें हाई फाइज तमाम जमातों के लोग हों, तो वो कराची जाया जाए और जाकर के बैठे, उसमें मियां साहब को भी शामिल करें, मैं कहता हूं चौधरी साहब को भी शामिल करें, पाकिस्तान की बात हो रही है ना, सदर साहब भी शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, और तमाम जमातों के हेड हो, वली हो और एमक्यूएम के लोग हों उसमें, और बैठे दीनी जमातों के लोग किया जाए कराची के अमन के हवाले से। और कहा जाए कि बैरूनी साजिश है, कोई बाहर की सपोर्ट है तो कुचलते मिलकर के, जो असला आपस में हम एक दूसरे के गले पकड़ के लगे हुए मारने हुए, ये उसको हम काबू करें। आप समझते हैं कि ये एक वर्केबल सोल्यूशन होगा? देखिए, मौलाना साहब एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं,
और उसने जो सजेशन दी है मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर सब मिल बैठे कराची सब एक अमन के लिए, अगर नियत हो ना सर, सब नियत, मैं वही बात करता हूँ, ये अच्छी बात है और हम इसका इनको मुस्तरद नहीं करते हैं। जो उनकी सजेशन है उसके लिए अगर मौलाना साहब को पहल करते हैं तो हम भी उनको वेलकम करेंगे। और यही बात है क्योंकि हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हमें पॉलिटिकल तरीके से लेकर पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले भी हम डिस्कस करते किसी भी इलाके में जब हाथ डालने की, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश होती है तो वहां मुख्तलिफ जमायतें चीखना चलाना शुरू करती है, ये हमारा इलाका है, इधर क्यों हो रहा है, वो इलाका पे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इसी बात ये बिल्कुल सही एक सजेशन है कि पॉलिटिकल फोर्सेस नियत साफ करें, वो बैठे, फिर बगैर किसी तफरीक के इसमें जो भी है असल से शहर को पाक करने के लिए पूरे कराची में जो भी इलाके हैं उसमें शेड्यूल एक बने और उसको साफ करने के लिए कोशिश की जाए। और क्रिमिनल एलिमेंट जो भी हैं उसको भी मैंने पहले भी गुजारिश की है, उसी जो भी हो गैदरिंग हो या पॉलिटिकल फोर्सेस सारे बैठे, उसमें यह बात भी तय हो कि कोई भी सियासी जमात किसी भी भत्ताखोर को या किसी भी टेररिस्ट को, किसी दहशतगर्द को माल कहां से कमाए फिर वो नहीं देखें। मैं यही कहता हूं, बात यह है कि इसमें नीयतें साफ होनी चाहिए। का माल आ रहा है, हमारी तो धरती है, हम तो चाहते हैं ये उसी तरफ कराची का जो पाकिस्तान बनने से पहले वो अमन का शहर था। सर एक शहर मरता है किसी सियासी जमात का शहर था, पर 100 बंदा मार दिया जाता है, ये कहां का इंसाफ है? मुझे आप ये बताएं। इसके हम कहते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। अब तो ये हो गया ना, पहले तो था कि जी एमक्यूएम को बंदा मारा तो एमक्यूएम ने कॉल किया और फिर मसले तो जहन जाता है शायद एमक्यूएम ने, वो कहता हूं वो कहते हैं जी एमक्यूएम ने ड्रामा किया। जो बशीर जान का बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा इस पर जरूर मैं आगे भी आऊंगा। वो जो उनका अपना ओपिनियन है, एएनपी का वो लीडर है या लेकिन मैं तो ऐसी जबान के आप सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे किसको एएनपी देखो, हम तो एएनपी एमक्यूएम को भी हम सपोर्ट करते हैं, सब एएनपी को सपोर्ट करते हैं, एमक्यूएम का आप लोग, ये बात नहीं है। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि ये आपस में दस्त गरेबा हो या ऐसा खून खराबा हो, ये आपस में लड़ते रहे। ये हमारा नहीं है कंसेप्ट या हमारी सोच नहीं है। वर्केबल सोल्यूशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुल्कगीर पार्टी है, लेकिन उसकी सिंध में उनका ज्यादा होल्ड है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे धरती चीफ मिनिस्टर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, एक लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे कोलिशंस आपस में लड़े या हमारे सरजमीन पे खून खराबा हो। ये एक गलत एक मनफी प्रोपेगेंडा है। लेकिन सर देखिए, गुजारिश ये है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि कराची में जो आपने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की है, ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो आती हैं उनमें डायलॉग होता है, वो डायलॉग की गुंजाइश होती है, वो बैठ के मसले का हल निकल सकता है, लेकिन किसी मसल्ला ग्रोह के साथ बैठने से हल नहीं निकल सकता। वो एक जो मसल्ला ग्रोह है कराची का, तकरीबन तमाम सियासी जमातों के मसल्ला ग्रोह है या नहीं है? नहीं, वो उनका है, उनको देख के उनका है कि नहीं है? अगर जलसों में फायरिंग शारिंग हो रही होती है, बड़ा देखिए हमारा कराची में कोई मसल्ला ग्रोह नहीं है। कराची में नहीं, वैसे तो वैसे भी नहीं, वैसे मेरी बात, ये तो फिर दूर के धुले हो गए ना, ये कैसे हो सकता है? देखिए मेरी बात सुने, जब तक रहमान बाबा, जब से रहमान बाबा और उसका बॉस जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, उस वक्त तक कराची का अमन बहाल नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको मैं कुछ और ही समझो रही, मैं रहमान बाबा, आप मुझे किधर सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक रहमान बाबा नए पैदा हुए हैं जो 4 साल से, जिन्होंने 4 साल का जन्म है जिनका, उनके होते हुए कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में भी अमन नहीं हो सकता। सर वाई चेक से पीपल्स पार्टी की जो एमक्यू सब बड़ी फिटिंग में, इसीलिए फिटिंग देखे ना, जब इसलिए तो वो लिस्ट देते हैं कि फलां जमात के फलां लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसीलिए तो वो लिस्ट देते हैं रहमान मलिक को कि जनाब फलां लोग आपने पकड़ लिए, उनको छोड़ दिया जाए। जब आलम ये होगा तो फिर किस तरह अमन कायम हो सकता है? और फिर आप कहें कि वो कोई मौलाना फजल रहमान साहब मीटिंग कॉल करें या कोई और किसी की तजवीज पर कोई अमल, ये मुमकिन ही नहीं है। कराची में एक जुमले में मैं कराची के अमन की बात करता हूं। कराची में गैर मुसल्लह किए बगैर कराची में मुनसिफाना इंतखाबात के बगैर कराची का अमन बहाल नहीं हो सकता। कराची में अगर बुलेट के जोर पर वो बेल्ट बक्स जो हैं वो भरे जाएंगे तो कराची में नुमाइंदगी भी इसी तरह की आएगी। कराची को आजाद करें,
कराची को ये हक दें कि वो अपने जो लोग हैं उनको मुंतखब कर सकें, तो कराची का 70% अमन उसी दिन कायम हो जाएगा। कराची उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक बुलेट के जोर पर आप नताइज लेंगे। अब आप जो बात कर रहे हैं इसके बाद जो सूबों की, वो आप मैंने दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। सराइकी सूबा या हजारा सूबा, सबसे पहली जरूरत है कि पाकिस्तान में अमन कायम करें, उसके बाद भले इंतजामी बुनियादों पर आप सूबे बना लें। बात तो सर मैं कहता हूँ हालात ठीक हो तो बाकी सारी बातें बात की होती हैं, तो पहले कहते हैं जी सूबे बनेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल वर्केबल सोल्यूशन नहीं है मेरी नजर में। सर बिजली आगे आ रही है, सर गर्मी, लाहौर के हालात आपके सामने, पंजाब में फैसलाबाद की लूमें बंद, सब कुछ बंद, लोग आपके सामने, इतनी फ्रस्ट्रेशन के बिजली के खंभों को डंडे मार रहे हैं। मतलब आप सोचें कि फ्रस्ट्रेशन का आलम ये, आप लोग कहते हैं जी इंजीनियर्ड है, मुझे समझ नहीं आती है या नहीं है। सर बिजली तो नहीं है, मैं कहता हूं जी इंजीनियर्ड ही सही, लोग सर पागल हो गए। अब मुझे बताएं कि होगा नहीं, ये बिजली का मसला है अपनी जगह पे, लेकिन IPS को 100% पैदावार के पैसे आप दे रहे हैं, वो तेल के पैसे क्यों नहीं देते सर? इधर मजे ही मजे, लुट मची हुई है। असल कौम को जहां पे मसला है उसको देना। इसमें जो मैं आपको बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में जब थर्ड कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, सिर्फ वो मासी की बात छोड़, नहीं वही मैं कहता हूं, अगर उस मनसूबों को मियां साहब खात्मा नहीं करता आने के बाद जी आप तो हो गया ना सर, ना मोहतरमा आ सकती है ना भुट्टो सब काट के आ जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सर अब क्या होगा सर? ये तो है ही बड़े, मैं भी बोल दिया, मान लिया। रहे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बैठे हुए थे, उधर से भी उसने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि इसे एकदम इसको खत्म किया जाए, लोड शेडिंग को। ले रहे हैं। नहीं मतलब उसमें मैं कहता हूँ ये एक दिन की बात नहीं है, ये पुराना एक सर क्रिकेट मैच में बिजली नहीं गई सर, वो कहां से आई? समाज जो है ये पुराने हैं, आज के नहीं है। इस पे सर प्रॉब्लम ये है कि जो IPPs ने कहा जनाबे वाला कि आपने जो हमें पैसे 42 अरब रुपया देना है वो दे दो भाई, बिजली दे देंगे, वो पैसे देना सर को, इतना जो नोट छापा है थोड़ा बहुत इधर भी कर दें। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म हुआ है, उस पर वर्कआउट हो रहा है। इस मसले को हम, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है, आने वाले इलेक्शन में हमें अवाम के पास जाना है। हमारे जो मुखालिफ हैं वो अवाम जो है ना इसको इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सही वोट और आपको नहीं देंगे इंशाल्लाह। इस मामले को हम किसी न किसी, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अब सूबाई लेवल पर बिजली का खाता मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ये मेरे खुद उनसे बात हुई थी। ये 4 साल से हम यही सुन रहे हैं। आप कर लेंगे अपना खाता पूरा? इंशाल्लाह हल भी करेंगे, लेकिन गुजारिश ही है कि अब जो आप बिजली का हम रोना रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये सारा नून लीग का या अपोजिशन का खत्म कर दिया। मेरी मियां साहब को काला बाग बनाने का शौक था ना, इसी वजह से। अच्छा मैं आज भी काला बाग डैम की बात करते हैं, मैं आज भी करता हूं, काला बाग डैम बन जाता तो पूरे पाकिस्तान का फायदा था, पंजाब का खाली फायदा नहीं था, पूरे पाकिस्तान का फायदा होना था। सर बात हमारे एक इशू पे मौका दे, जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, देखें पूरे पंजाब में आलम यह है 20-20 घंटे बिजली नहीं आ रही, तमाम कारखाने फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग मारे हैं, रोजगार के मारे हुए हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी बेचारे करते हैं। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, स्ट्रीट क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है। सर ये सारी बातें, ये कभी बिजली होगी सर, हम लोग खुशहाल होंगे या बच्चे अभी तक वो रहेंगे लोड शेडिंग में? देखें बिजली का मसला हल हो सकता है, हमने इनको बारहा कहा है, इनको भी तजवीज किया है। पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटी में नंबर 1 प्रायोरिटी है बिजली। बिल्कुल है। वो कहते हैं लॉन्ग मार्च करूंगा, वो एक अलग स्टोरी है, उसमें बिजली अब निकलती है कि नहीं? पिछले दिनों जब हमने लॉन्ग मार्च किया, चले अल्लाह करे फिर ऐसी लॉन्ग मार्च और बिजली आ जाए जी। एनीवे जी, जाकरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मियां जावेद लतीफ साहब थैंक यू सो मच। और सेनेटर जिंजो साहब की वजह से जी मसरूफ हो गए, नहीं आ सके, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उनको अपने अगले इस वीक के जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें बुलाऊं। और बशीर जान साहब का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। एनीवे जी, अल्लाह करे हालात बेहतर हो, कराची में अमन कीजिए, हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि आज मजीद हलाकत हुई है NP के एक कारकुन की और उसके बाद से दोबारा से एग्रीमेंट हो गया सारे का सारा सिलसिला। लेकिन लेट्स होप कि देयर आर वर्केबल सॉल्यूशंस, उस पर अगर अमल करें, हमारी सियासी जमातें सर जोड़ के बैठ जाएं तो कराची के हालात जरूर बेहतर हो सकते हैं। एनीवे आई विल सी यू टुमारो एट 8 o'clock। खुदा हाफिज़।